second kingdom of five kingdom classification, that is your protista. Before this, we talked about mongrels, which were your prokaryotes, in which we talked about bacteria, cyanobacteria, mycoplasma, archaebacteria, actinomycetes, rickettsian spirochetes, they are also included in that. So, we should see that what will be the changes in the protista. What are the protistans? You see, we have got amoeba. Amoeba is included in the protista. In that amoeba, you will find that nuclear membrane is present around the nucleus. In the bacteria, nuclear membrane was not present. So this is a development. In bacteria, we had it 70S type of ribosome. Here we will be having 80S type of ribosome. So, what are the historical account of the protista? What are the general characters of the protista? And what are the examples of protista? So, protista term was given by Haeckel. प्रोटिस्टा शब्द जो था वो हैकेल ने दिया था. यह प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक बनाता है. दैट इज इट फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. हमने पढ़ा था फाइव किंगडम में कि मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, फंजाई होती है, प्लांटी होती है, एनिमेलिया होता है. इनमें से मोनेरा ही तो अकेला प्रोकैरियोट्स है और प्रोटिस्टा के बाद में जितने भी हैं वो सब यूकैरियोट्स हैं. इसका मतलब प्रोटिस्टा इज एक्टिंग लाइक अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोनरेंस एंड द अदर यूकैरियोट्स. What is the characteristic of the protistans? They show diverse mode of nutrition. इनके अंदर अलग अलग प्रकार के पोषण की विधि मिलती है, रिप्रोडक्शन की विधि भी मिलती है. आप अगर पोषण की बात करते हैं तो दे में बी योर ऑटोट्रॉफिक, दे में बी योर सैप्रोफिटिक, दे में बी योर होलोजोइक, दे में बी योर होलोफिटिक. यानी कि हर तरह का पोषण मिलता है. और आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्वेश्चन आता है कि फाइव किंगडम का जो मेन बेसिस होता है वो क्या चीज है? न्यूट्रिशन. तो हियर ऑल्सो यू विल फाइंड द डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बट इन एडिशन टू इट द रिप्रोडक्शन विल ऑल्सो बी देयर. प्रोटिस्टा को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है. नंबर वन, ऑटोट्रॉफिक, मीन्स फोटोसिंथेटिक, मीन्स स्वपोषी, मीन्स अपना भोजन वो स्वयं बना सकते हैं. इसका मतलब दे विल बी ग्रीन. इसके अंतर्गत वी विल टॉक अबाउट द डायनोफ्लैजिलेट्स, विल टॉक अबाउट द डायटम्स, विल टॉक अबाउट द यूग्लिनॉइड्स. देन कम्स योर अनदर कैटेगरी ऑफ द प्रोटिस्टेंस, दैट इज योर कंज्यूमर. कंज्यूमर को हम लोग उपभोक्ता कहते हैं. ये डिकम्पोजर्स होते हैं, ये अपघटक होते हैं. और इसके अंतर्गत हम लोग स्लाइम मोल्ड के बारे में बात करेंगे. फिर आते हैं हमारे पास के अंदर थर्ड कैटेगरी, प्रोटोजोन्स होते हैं जो कि एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक का मतलब ये हो गया कि पूर्णतया परपोषी होते हैं. नाउ व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटिस्टेंस? मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि अमीबा जो होता है उसके अंदर, वैसे देखा जाए तो अमीबा के अंदर प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, लेकिन प्रोटिस्टा के अंदर वी विल फाइंड दैट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट. दे आर यूनिसेल्युलर. ओके, सो वी कैन से दैट द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एब्सेंट. व्हाई? बिकॉज दे आर यूनिसेल्युलर. मोस्टली दे आर एक्वेटिक. अधिकांशतः प्रोटिस्टा जलीय होते हैं, पानी में पाए जाते हैं. इनके अंदर लोकोमोशन के लिए ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोकोमोशन इज विजिबल. अमीबा में देखो आप सूडोपोडिया,
यूग्लिना में देखो आप फ्लैजेला, पैरामीशियम में देखो आप सीलिया। इसका मतलब हर तरह का लोकोमोशन हमको प्रोटिस्टा के सदस्यों के अंदर देखने को मिलेगा। सीलिया और फ्लैजेला जो होते हैं उनके अंदर 9+2 का माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। मालूम होगा आपको कि माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट क्या होता है। माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट के अंदर अगर हम देखें तो फ्लैजेला का यदि आप टीएस लेते हैं, ये आपका फ्लैजेला है और इस फ्लैजेला का आपने टीएस लिया तो ये गोल निकला, तो 9 माइक्रोट्यूब्यूल तो इधर होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9 और 2 बीच के अंदर होते हैं। इसी अरेंजमेंट को हम लोग 9+2 का माइक्रोट्यूबुलर अरेंजमेंट कहते हैं। अमीबा की, यूग्लिना की और पैरामीशियम की यदि रेस कराई जाए तो कौन सबसे पहले डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा? तो आंसर होगा पैरामीशियम। इससे क्या सिद्ध हुआ कि पैरामीशियम की स्पीड जो होती है यानी सीलियरी मोशन इज वेरी फास्ट। ओके, नाउ वी आर स्विचिंग टुवर्ड्स अदर पॉइंट। Various types of locomotion we have discussed. Different mode of nutrition is also visible. देखिए हमने न्यूट्रिशन के आधार पर ही तो इनको 3 में बांटा है, फोटोसिंथेटिक लिए, सैप्रोफिटिक लिए और होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म लिए हैं। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस के अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया है डायनोफ्लैजिलेट्स को। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं उनका नाम डायनोफ्लैजिलेट्स क्यों है? तो क्योंकि उनके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं, दे हैव गॉट 2 फ्लैजेला। इनको फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी कहते हैं, इनको गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस भी कहते हैं। और सबसे पहले जब भी अपन कोई पढ़ते हैं तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि उसका क्लास क्या है या डिवीजन क्या है। इसको अगर अपन देखें तो इसका डिवीजन जो होता है दैट इज योर पायरोफाइटा, दिस इज योर पायरोफाइटा, और उसके अंदर उसकी क्लास जो होती है दैट इज योर डायनोफाइसी। इफ यू सी द डायनोफ्लैजिलेट्स यू विल फाइंड दैट दे आर प्रेजेंट इन वेरियस कलर। ये अलग अलग कलर के अंदर पाए जाते हैं, जैसे ग्रीन भी होते हैं, रेड भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं। अब इनके अंदर सामान्य लक्षण यानी कि जनरल कैरेक्टर्स कैसे होते हैं? तो आप देखिए साहब कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्यों है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड दैट्स व्हाई दे हैव बीन कैप्ड इन द प्रोटिस्टा। इनके अंदर 2 फ्लैजेला होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर आपको सभी में 80S प्रकार का राइबोसोम देखने को मिलेगा। साथ में इनके सेल के अंदर मेम्ब्रेन से बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम देखें इस डायनोफ्लैजिलेट्स की स्ट्रक्चर तो इट इज समवॉट लाइक दिस, ये इस प्रकार की होती है, जिसमें 2 गर्त होते हैं, 2 grooves आर प्रेजेंट। एक गड्ढा जो होता है ये वाला होता है गर्त। इस गर्त को जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है हम लोग सल्कस कहते हैं। सो दिस इज योर सल्कस, और इसमें से एक पतला सा धागा यानी कि फ्लैजेला निकलता हुआ दिखाई देता है। फिर यहां पर ये एक रिंग होती है, जैसे हमारा बेल्ट अपन लोग मानते हैं, इस तरह का एक गड्ढा या गर्त वहां पर होता है। इस गर्त को हम लोग जो है एनुलस कहते हैं या इसको हम लोग किंगुलम कहते हैं, किंगुलम। इसमें से आपको एक रिबन के समान फ्लैजेला देखने को मिलेगा। तो ये रहा रिबन रूपी फ्लैजेला, ये छोटा होता है, एक लंबा है और एक छोटा है यानी कि विषमलंबी हो गए। तो हम बोलेंगे कि फ्लैजेला जो होते हैं दे आर हेटेरोकोन। फ्लैजेला जो होते हैं वो विषमलंबी होते हैं। ऊपर जो जा रहा है वह पतला होता है, साइड में जो जा रहा है वह रिबन के समान होता है। तो पानी के अंदर यह ऐसे घूम रहा होता है और ऐसा लगता है मानो कोई चाबुक घूम रहा हो, इसलिए हम डायनोफ्लैजिलेट्स को व्हर्लिंग विप भी कहते हैं, व्हर्लिंग
whip भी कहते हैं, यानी घूमता हुआ चाबुक भी कहते हैं। अब इसके ऊपर ये आवरण होता है, इट इज गॉट अ कवरिंग दैट वी कॉल इट अ थीका, जैसे कि नारियल का कवच जो होता है। इस थीका को लॉरिका हाउस कहा जाता है। क्वेश्चन बना था बनारस यूनिवर्सिटी के अंदर, लॉरिका हाउस। लॉरिका हाउस कह दीजिए या थीका कह दीजिए, जिस पर दो ग्रूव्स गर्त पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव इज कॉल्ड एज सल्कस कंटेनिंग अ थिन longer flagella, and the transfer groove is called as annulus or cingulum having a ribbon shaped flagella। तो इनको घूमता हुआ चाबुक कहा जाता है। अब इसी के ऊपर ऐसे हमें ये प्लेट्स नजर आती हैं, ये प्लेट्स रही, ये प्लेट्स रही, ये प्लेट्स रही। ऐसा लगता है जैसे कि राणा प्रताप ने कोई कवच पहन रखा हो। इनको हम कवचधारी प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं, इनको हम इंग्लिश में आर्मर्ड प्रोटेस्टेंट्स भी कहते हैं। हमने डायनोफ्लैजिलेटर से पूछा, भाई ये क्या है, ये कवच काय के बने हुए पट्टियां जो तुम्हारे ऊपर लगी हुई हैं, प्लेट्स? तो उसने बोला कि सर ये जो प्लेट्स बनाई हैं आपने, ये पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है, इसीलिए इनको हमने घूमता हुआ चाबुक कहा। इसीलिए हम इनको आर्मर्ड प्रोटेस्टेंट्स भी कह सकते हैं। क्वेश्चन बन चुका है। यह हुई इसकी स्ट्रक्चर। अब अपन बात करेंगे कि ये फोटोसिंथेटिक है, तो नेचुरली इनके अंदर आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा। दुनिया के सारे हरे जीवों के अंदर क्लोरोफिल ए मिलता ही है। एक बार क्वेश्चन आया था, इन ऑल ग्रीन प्लांट्स ऑफ द वर्ल्ड विच टू पिगमेंट्स आर कॉमन? दुनिया के सभी हरे पौधों के अंदर दो कौन से वर्णक कॉमनली पाए जाते हैं? तो आंसर हुआ क्लोरोफिल ए व बीटा कैरोटीन। अभी आप देखेंगे कि ए और सी आया है, आगे जो मैं पढ़ाऊंगा डाई एटम उसमें भी ए और सी आएगा, और फिर यूग्लिनोइड पढ़ाऊंगा तब जाके ए के साथ में बी आएगा। इसका मतलब मेन पिगमेंट कौन हो गया? क्लोरोफिल ए। Okay, now they have got the pigment chlorophyll A, C and carotene as well as xanthophyll। पिगमेंट है तो भोजन बनेगा। भोजन रिजर्व फूड के रूप में क्या पाया जाता है इनके अंदर? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, यानी कार्बोहाइड्रेट व तेल देखने को मिलता है। अब आता है हमारे पास में मीजोकैरियोटिक प्रोटिस्टेंस। देखिए साहब, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं कि कितने तरह की सेल्स होती हैं? तो अक्सर बच्चे कहते हैं कि साहब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, लेकिन नहीं, ए कैरियोटिक सेल भी होती है। एग्जाम्पल है उसका वायरस। प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया हो गया। ये जो डायनोफ्लैजिलेट है ये मीजोकैरियोटिक है, और बाकी जिनमें एटीएस प्रकार का राइबोसोम होता है वो यूकैरियोटिक प्रकार की सेल होती है। इस प्रकार से कुल टोटल 4 प्रकार की सेल, मगर मेनली तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल ही हमको देखने को मिलती है। अब चले हम लोग आगे कि ये जो मीजोकैरियोटिक क्यों कहते हैं। देखिए साहब, बैक्टीरिया के अंदर हमने पढ़ा था कि डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, जिसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, उसके अंदर हिस्टोन एब्सेंट बताया था मैंने। उसके स्थान पर उन लोगों के अंदर पॉलीअमीन्स होते हैं जो कि 2 प्रकार के होते हैं, स्पर्मेडिन एंड कैडेवरिन, जो कि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। हम लोगों के अंदर डीएनए और हिस्टोन दोनों जुड़े हुए रहते हैं। डीएनए पर नेगेटिव चार्ज, हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हमारी बॉडी न्यूट्रल होती है। अगर हमारे शरीर के अंदर केवल डीएनए होता, हिस्टोन नहीं होता, तो हमारी बॉडी में से करंट लग रहा होता नेगेटिवली चार्ज के कारण। तो मैंने मीजोकैरियोटिक या डायनोफ्लैजिलेट से पूछा तो मीजोकैरियोटिक क्यों कहते हैं? तो इसने बोला कि सर हिस्टोन पैदा हो गया है, डीएनए भी है, मगर अभी वो जुड़े नहीं है, इसलिए मैं दोनों सेल के बीच की सेल में आ गया हूं, यानी कि प्रोकैरियोटिक और मीजोकैरियोटिक के बीच में आ गया हूं। तो वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, इसलिए हम इसको प्रोकैरियोटिक सेल व यूकैरियोटिक सेल के मध्य की योजक कड़ी भी कह सकते हैं। अब बात चलेगी कि इनके अंदर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पुसूल इज प्रेजेंट, यानी कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या नाम है? पुसूल। वो पुसूल कहां होती है बेटा?
वो पुसूल दोनों फ्लैजेला के यहां पर देखने को मिलती है। सो दिस इज योर पुसूल। डन। अब ये पुसूल जो होती है ये नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल है। नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल का मतलब हो गया अकुंचनशील होती है। अकुंचनशील का मतलब हो गया कि यह परासरण नियंत्रण नहीं करती है। तो ये जो हमारा नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है इसका नाम दिया गया है पुसूल। ठीक है, बढ़े आगे। अब चलते हैं हम लोग आगे। जनन की बात कर रहे हैं तो दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। लोअर ऑर्गेनिज्म है तो नेचुरली एसेक्सुअल अक्सर इन लोगों के अंदर बाइनरी फिशन के कारण होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो दैट मे बी योर आइसोगेमी और एनाइसोगेमी। लाइफ साइकिल कैसी होती है? हैप्लॉन्टिक। क्योंकि देखो शुरू के अंदर दुनिया के, मैं बताया था मैंने, दुनिया के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वह कैसे होते हैं? तो आंसर होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है अगुणित। हमारा शरीर जो है वह हैप्लॉन्टिक होता है बैक्टीरिया का, हमारा शरीर तो डिप्लॉन्टिक है। अब अपन बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की, सिग्निफिकेंस में से बात करते हैं कि क्या महत्व है डायनोफ्लैजिलेट्स का। देखिए साहब, कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं अगर उनको रात को 12 बजे समुद्र में जाकर देखोगे तो वह चमकते हुए नजर आते हैं, प्रतिदीप्तशील होते हैं, यानी कि बायोल्यूमिनेसेंस होते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक पिगमेंट होता है और उस पिगमेंट का नाम है लूसीफरिन। लूसीफरिन नाम का पिगमेंट जो होता है, ये वाला पॉइंट जो है पूछा गया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स के अंदर। तो जो बायोल्यूमिनेसेंट होती है इनके अंदर, बायोल्यूमिनेसेंट जो होती है, प्रतिदीप्तशीलता जो होता है वह लूसीफरिन के कारण होता है। लूसीफरिन के कारण होता है। लूसीफरिन क्या है? ये फैटी एसिड है और ये फैटी एसिड जो है जब जलता है तो प्रतिदीप्तशीलता यानी कि ल्यूमिनेसेंस हमको देखने को मिलता है। अब आता है हमारे पास में ऐसे कौन से सदस्य हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस प्रदर्शित करते हैं। तो एक आंसर दिया है मैंने नॉक्टिलुका। नॉक्टिलुका होता है। एक होता है पायरिडीनियम, ये दे रखा मैंने, दिस इज योर पायरिडीनियम। और एक होता है पायरोसिस्टिस, ये हो गया तुम्हारा पायरोसिस्टिस। एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा एक और महत्व है जो आपको सीखना चाहिए कि जिस प्रकार से ट्राइकोडेस्मियम एरिथ्रियम नाम की जो साइनोबैक्टीरिया थी उसके कारण समुद्र लाल हो जाता था, यानी कि रेड सी वॉज देयर। और जो जी है, जी फॉर जिम्नोडियम एंड जी फॉर गोनियोलेक्स, इनके कारण रेड टाइड उत्पन्न होता है। अब रेड टाइड का मतलब क्या हो गया कि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून, आफ्टर एवरी 6 आवर्स द सी वेव्स दे आर अट्रैक्टेड, ऐसे आकर्षित होती हैं। तो ये ऐसे आकर्षित हो गई तो ऐसा ये लाल रंग की होती है, इसको बोलते हैं लाल ज्वार, रेड टाइड हम लोग जो है कहते हैं। तो क्वेश्चन बन चुका है कई बार पीएमटी के अंदर कि रेड टाइड किसके कारण होता है, तो आंसर होता है जिम्नोडियम एंड गोनियोलेक्स। दूसरा प्रश्न बनता है कि गोनियोलेक्स कैटिनेला के द्वारा एक पॉइजन दिया जाता है। उस पॉइजन को, विष को हम लोग सेक्सी टॉक्सिन पॉइजन कहते हैं। जब इस पॉइजन को पानी के साथ में
एक शेल फिश, जिसको मसल फिश भी कहते हैं, वो ग्रहण कर लेती है तो वो खुद तो नहीं मरती है, लेकिन यदि आदमी उसको खा गया तो वो आदमी मर जाता है। मर तो नहीं जाता, उसके अंदर पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए इस पॉइजन को, सेक्सी टॉक्सिन को, हम लोग पीएसपी भी कहते हैं। इसी के साथ हमारा ये डायनोफ्लैजिलेट्स समाप्त होता है। समझ में आ गया? अब मैं शुरू करूंगा डायटम। क्या शुरू करूंगा? डायटम। डायटम भी हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस होता है। अब ये डायटम क्यों कहते हैं? डायटम का मतलब हो गया कि दो एटम के समान पाया जाने वाला आवरण। हमने कहा कि डायनोफ्लैजिलेट्स जो होता है वह पायरोफाइटा के अंदर आता है, ठीक, और डायटम जो होता है वो क्राइसोफाइटा के अंदर आता है, ठीक है। अब इनको हम सोप बॉक्स भी कहते हैं। व्हाट दे आर कॉल्ड? सोप बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि यदि आप उनकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये ऐसे होते हैं। ये साबुनदानी का ऊपरी ढक्कन ये रहा, और ये साबुनदानी का दूसरा ढक्कन ये रहा। इसलिए इनको हम सोप बॉक्स साबुनदानी भी कहते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज द मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। इनको सागर का मुख्य उत्पादक कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन बन चुका है। क्यों? कि सपोज करो 100 किलोग्राम भोजन बन रहा है, तो 50% से अधिक भोजन तो समुद्र के अंदर, सागर के अंदर इन्हीं के द्वारा जो है बनाया जाता है। दैट्स व्हाई वी से दैट दे आर मेन प्रोड्यूसर ऑफ द ओशन। ओके, अब इसके अंदर सेल वॉल होगी। मैं उस सेल को यहां बता रहा हूं, और इसके ऊपर ये कवरिंग होगी। ऊपर वाली कवरिंग को एपिथीका कहते हैं, नीचे वाली कवरिंग को, ये सारी कवरिंग हो गई, इसको हम लोग हाइपोथीका कहते हैं। खत्म। अब इसकी जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर सिलिका का निक्षेपण होता है, सिलिका का डिपोजिशन होता है ऐसे। और ये सिलिका जो होती है, दिस दैट इज योर SiO2, जो हमारी मिट्टी होती है, मगर ये समुद्री मिट्टी है, डायटम से निकलने वाली मिट्टी है, इसलिए इसको डाई एटमी मृदा भी कहते हैं, डाई एटोमिशियस अर्थ भी कहते हैं। और एक नाम और है किसल गुर। किसल गुर भी हम लोग जो है इसको कहते हैं। इसकी बड़ी यूटिलिटी है। उन्होंने दे रखा है कि इस मिट्टी को डायटम में से ये लोग निकालते हैं, लोग बाग, और उसका कई जगह पर उपयोग करते हैं। जैसे पिक्चरॉल के अंदर आंतरिक लेप जो होता है वो सिलिका की मिट्टी से किया जाता है, ताकि आवाज की प्रतिध्वनि या इको नहीं हो। इसका उपयोग पॉलिशिंग में किया जाता है। इसका उपयोग सिलिका इंडस्ट्री के अंदर भी करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर भी करते हैं, कई सारे उपयोग जो होते हैं, फिल्ट्रेशन छनन के अंदर भी करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन बनता है वो सिलिका या डायटोमिशियस अर्थ के अंदर से बनता है, किसल गुरु में से बनता है। सिलिका का फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही होगा, SiO2 होता है। अब आपने कभी कभी समुद्र के किनारे मिट्टी जो देखी होगी, कई बार ऐसे तरंगित मिट्टी जो है जमी हुई रहती है पानी की लहरों के कारण। उसी प्रकार से जब इसकी कोशिका भित्ति पर यह सिलिका का निक्षेपण होता है तो अलग अलग तरह का अलंकरण यानी कि ऑर्नामेंटेशन हमको देखने को मिलता है। इसका उपयोग सुनार लोग, गोल्ड स्मिथ लोग जो होते हैं, वो ऑर्नामेंट्स की डिजाइन बनाने के लिए करते हैं। वो लोग गूगल पे से डिजाइनें निकालते हैं डायटम की, और वैसी की वैसी डिजाइन का यूज करके वो लोग आभूषणों की डिजाइनिंग करते हैं, ऑर्नामेंट्स का डिजाइनिंग करते हैं। अब चलते हैं हम लोग कि
ये एपिथीका and this is your hypotheca. Inside it we have got a cell. Around it we have got a silica deposition and that silica is used in for various purpose. Then comes your reserve pigment. ग्रीन है, क्लोरोफिल ए तो होगा, डायनोफ्लेजेट में सी था तो यहां सी भी होगा, कैरोटीन भी मिलेगा, जेंथोफिल भी मिलेगा। यहां पर फूड में से क्वेश्चन ये लोग एक बार पूछ चुके हैं कि डाइटम के अंदर कौन सा भोजन रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है, विच फूड इज यूज्ड एज रिजर्व फूड। तो हमारे पास में इसमें तेल होता है, ऑयल होता है, हमारे पास में इसके अंदर पॉलीसैकेराइड होता है जो कि एक प्रकार का ल्यूकोसिन है। इसी को इन्होंने नाम दिया है क्राइसोलैमिनेरिन स्टार्च, यानी कि क्राइसोफाइटा का स्टार्च, यू कैन से इट। अब चले हम लोग रिप्रोडक्शन के ऊपर। रिप्रोडक्शन की जब बात चलेगी तो डायटम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होगा वो बाइनरी फिशन के द्वारा होता है। ये बाइनरी फिशन जो है कैसे होता है इसको भी हमको समझना चाहिए, हालांकि इतना डिटेल के अंदर अपनी किताब के अंदर नहीं दे रखा है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी फिशन। तो ये बाइनरी फिशन में ये एपिथीका और ये हाइपोथीका, यानी कि ये ऊपर वाला आवरण एपिथीका, ये नीचे वाला आवरण हाइपोथीका। अब बाइनरी फिशन जब होता है बेटा इसके अंदर तो केवल एपिथीका का विभाजन होता है। तो ये एपिथीका आ गई और इसी में से ये हाइपोथीका आ गई। एपिथीका विभाजन हुआ तो इधर भी एपिथीका आई और इधर भी एपिथीका। और मैंने कि तुम्हारी हाइपोथीका तो है ही नहीं यार कि सर वो हम अपने आप बना लेंगे, तो मैंने उसको अलग कलर से प्रदर्शित किया। ये हाइपोथीका अपने आप बनती है, ये हाइपोथीका अपने आप बनती है। अब वापस बाइनरी फिशन हुआ, तो बाइनरी फिशन जब हुआ तो वापस दो एपिथीका बनी और इसने भी दो एपिथीका बना कर दी। यानी कि तुम्हारी भी हाइपोथीका नहीं है कि सर बता देना बच्चों को कि हाइपोथीका अपने आप ही बनती है बाइनरी फिशन के बाद में, पूर्व में विद्यमान हाइपोथीका से हाइपोथीका का निर्माण नहीं होता है। द न्यू हाइपोथीका इज नॉट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रीवियस वन। सो नाउ अगेन आई एम चेंजिंग द कलर बिकॉज दिस इज योर न्यू हाइपोथीका। In this way you will find that its size will grow smaller and smaller, due to which two types of spores will be produced. एक कहलाते हैं ऑक्सोस्पोर और एक कहलाते हैं स्ट्रेटोस्पोर्स। ये ऑक्सोस्पोर और स्ट्रेटोस्पोर जो होते हैं बाद में जर्मिनेट करके नया डायटम बनाकर देते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये डायटम का पोर्शन जो होता है वो खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं यूग्लिनॉइड्स के बारे में बात करूंगा। आज भी अगर हम पूछते हैं कि यूग्लिनॉइड के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किए जाते हैं तो लोग समझते हैं कि केवल यूग्लिना ही मेंबर है। नहीं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं जिनको कि यूग्लिनॉइड के अंदर रखा गया है। और यूग्लिनॉइड के सारे सदस्य जो होते हैं वो सारे हरे नहीं होते हैं, उनमें से कुछ पर्णहरित रहित भी होते हैं। So thank you. In the next lecture we are going to talk about the euglenoid and after that we will talk about slime mold and at the end we'll talk about the protozoans. Thank you. यार इधर एक पट्टा लगा है यार, नहीं तो किसी दिन गिर पड़ूंगा मैं, बहुत ऊंचा साला ये।